बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब बहुत बड़े लेवल पर पाकिस्तान की फौज को अपने मिलिट्री बेसिस में बुला रहा है। दोनों कंट्रीज का प्लान है कि सऊदी में टेंस ऑफ थाउजेंड पाकिस्तानी सोल्जर्स अब रहेंगे। इससे पाकिस्तान सऊदी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी गारंटर बन जाएगा। सिर्फ सऊदी ही नहीं, पाकिस्तान इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बना रहा है। गल्फ के देशों को आखिर पाकिस्तान पे ही भरोसा क्यों है? पाकिस्तान के मिडिल ईस्ट में बढ़ते रोल को देखकर कांग्रेस पार्टी ने कंसर्न जाहिर किया है और नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी को नाकाम करार दे दिया है। साल 2016 में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को लेकर एक दावा ठोका था कि हम ये करने जा रहे हैं। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। लेकिन आज 10 साल के बाद साल 2026 में हो रहा है बिल्कुल उसका उल्टा। इन सारी बातों को हम एक एक करके समझेंगे। पाकिस्तान बहुत तेजी से सऊदी अरब के अंदर अपने फौजियों के नंबर्स को बढ़ा रहा है। अभी रिसेंटली उसने 13,000 फौजियों को सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर भेजा है। इससे पहले भी सऊदी के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री मैसिव लेवल पर मौजूद थी। 10,000 से ज्यादा फौजी पहले भी थे। यानी कि इस वक्त सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 24 to 25,000 सोल्जर्स ऑन पेपर्स मौजूद हैं। कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि नंबर्स इससे भी कहीं ज़्यादा हैं। लेकिन सऊदी अरब में पाकिस्तान ये रुकना नहीं चाहता। दोनों कंट्रीज़ ये चाहती हैं कि वो पाकिस्तान के सोल्जर्स को 60,000 के नंबर्स तक पहुंचा दें, ताकि वो अमेरिकन आर्मी के सामने एक रिप्लेसमेंट ऑप्शन बन जाए सऊदी अरब की सिक्योरिटी गारंटर के तौर पे, जिसके बाद वो सबसे बड़ा सिक्योरिटी गारंटर बन जाएगा। ये फिलहाल सऊदी और पाकिस्तान दोनों का प्लान है और दोनों इसको लेकर काम कर रहे हैं। ये नंबर 60,000 तक कुछ सालों में जाएंगे और जिस दिन 60,000 हुए उस दिन अभी सऊदी अरब के अंदर सबसे बड़ी फॉरेन फौज पाकिस्तान की है, लेकिन तब गल्फ की सबसे बड़ी फॉरेन फौज भी पाकिस्तान की होगी। सऊदी अरब ने ना सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री प्रेजेंस को अपने यहाँ बढ़ाया, बल्कि उनके जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और दूसरे वेपन्स भी अपने इंस्टॉल करवाए हैं कॉम्बैट रेडीनेस के लिए। किस लिए कॉम्बैट रेडीनेस? क्योंकि मिडिल ईस्ट के हालात बहुत तेजी से खराब हो रहे हैं और सऊदी को पता है कभी भी सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं कि उसका साथ कोई ना दे। उसके लिए वो एक मजबूत पार्टनर को अपने साथ लेकर चल रहा है। इसीलिए उसने पाकिस्तान के साथ मिलिट्रली काफ़ी गहरे ताल्लुकात बनाए हैं। अब ये जो डिफेंस पैक्ट है, ये बाकी डिफेंस पैक्ट से अलग और बेहतर दोनों है। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि जो बाकी डिफेंस पैक्ट्स हुए हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी के बीच में, बाकी सारी गल्फ कंट्रीज़ के साथ यूनाइटेड स्टेट्स के या फिर टर्की और कतर के बीच में है, उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। यहाँ पे सबसे पहले दोनों कंट्रीज साथ में किसी भी हमले के बाद इन्वॉल्व हो जाएंगी, यानी दोनों को साथ में रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। आर्टिकल 5 जो नेटो का है, वो इन लोगों ने आपस में लागू कर लिया है, अटैक ऑन वन, अटैक ऑन टू। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे डिफेंस पैक्ट हैं वो इस तरह के नहीं है जैसा सऊदी और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है। मिसाल के तौर पे अमेरिका और सऊदी का जो डिफेंस पैक्ट है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर चलता है। यूनाइटेड स्टेट्स जब मिडिल ईस्ट में अपनी कैंपेन लीड कर रहा था ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए और मिडिल ईस्ट पर दबाव बनाने के लिए, तब उसने ये देखा कि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए उसने कमज़ोर जो किंगडम्स थे सारे, जो डिफेंस से वीक हैं, उनसे ये बोला कि हम आपकी सिक्योरिटी की गारंटी लेते हैं, हम आपकी मिलिट्रीज़ को पावरफुल करेंगे और उसके बदले ये इन्हें पैसा देंगे, तेल देंगे। तो इससे यूनाइटेड स्टेट्स का फायदा होगा और खर्चे भी आराम से पूरे हो जाएंगे। अमेरिका साफ साफ इस बात को बोलता है कि डिफेंस पैक्ट में सबसे पहले वो सऊदी की आर्मी को ताकतवर बनाएगा, यानी उन्हें ट्रेनिंग देंगे, उन्हें इक्विपमेंट्स देंगे, अपने हथियार उन्हें बेचेंगे। उसके बाद सऊदी की आर्मी ताकतवर हो जाएगी। दूसरा, ईरान का ध्यान रखेंगे कि ईरान बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ना हो जाए या ईरान सऊदी को दबा ना दे। ये चीज़ें हैं जिसको यूनाइटेड स्टेट्स इंश्योर कर रहा है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स सऊदी अरब के लिए वहाँ लड़ने नहीं आएगा। सेम इसी तरह की डील कतर और टर्की के बीच में है, उसमें भी ज़्यादा क्लॉज नहीं है। लेकिन जो डील पाकिस्तान के साथ हुई, इसमें बाय ऑल मीन्स है। बाय ऑल मीन्स मतलब बाय न्यूक्लियर बॉम्ब एंड बाय मिसाइल्स। इतना इसराइल के लिए काफ़ी है। वो कभी अटैक नहीं करेगा क्योंकि वो जानता है कि अगर सऊदी के ऊपर अटैक होता है जैसा कतर के ऊपर हुआ था, तो इसके बाद उसे बैक एंड फोर्थ रिस्पॉन्स मिल सकता है, खतरनाक रिस्पॉन्स मिल सकता है। और सऊदी के साथ स्टैंड ऑफ या सऊदी के ऊपर हमले का मतलब होगा पाकिस्तान के साथ स्टैंड ऑफ, पाकिस्तान के ऊपर हमला। और यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल दोनों ही ऐसा नहीं चाहेंगे। यही है सऊदी की नई डिटेरेंस पॉलिसी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारी टीएमपी न्यूज़ ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर टीएमपी न्यूज़ ऐप सर्च करें। वहाँ पर आपको ये वाला ऐप मिलेगा, इस ऐप को डाउनलोड कर लें। हमारे 5,000 डाउनलोडर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हर दिन उस पर न्यूज़ और अपडेट्स आ रही हैं। आप भी जाकर उसको डाउनलोड करो। यहाँ पर आपको लाइव अपडेट्स, आर्टिकल्स और एनालिसिस मिलती हैं। काम को और भी ज़्यादा प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे टीएमपी न्यूज़ ऐप का सब्सक्रिप्शन ज़रूर खरीदें। ये उसका सब्सक्रिप्शन प्लान है।
अब मैंने आपसे कहा कि ये एक्सपैंड कर सकती है, यानी मिडिल ईस्ट की दूसरी कंट्रीज़ में फैल सकती है, जैसे ओमान, जॉर्डन, कतर, कुवैत, बहरीन। वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले ये लोग सऊदी को फॉलो करते हैं। जो सऊदी ने किया ये उसी को आगे अपनी डिटेरेंस पॉलिसी बनाएंगे। दूसरा वही रीज़न है कि जो जो चीज़ें पाकिस्तान इनको प्रोवाइड कर देगा फिलहाल कोई दूसरी कंट्री प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, और वो मिडिल ईस्ट की टग ऑफ वॉर का हिस्सा नहीं है। देखो, मिडिल ईस्ट अपने आप में एक कंप्लीटली डिफरेंट रीजन है, जहां पर कुछ कंट्रीज़ का आपस में टसल चलता है। कुछ अपनी ताकत से लड़ती हैं, कुछ दूसरों की ताकत से लड़ती हैं, और ये 4 कंट्रीज़ हैं, इजिप्ट, सऊदी, टर्की और ईरान। इन चारों कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई रहती है इन्फ्लुएंस की, और उसी में बीच बीच में यूएई भी कूदता रहता है। लेकिन पाकिस्तान एक कंप्लीटली डिफरेंट पार्टी है जो साउथ एशिया से बिलोंग करती है। उसका वहाँ पर जाकर सिक्योरिटी गारंटर बनना सिर्फ उसके अपने प्रॉफिट के लिए, कि जब वो वहाँ पर जाएंगे तो वो सऊदी से इन्वेस्टमेंट ला पाएंगे। मिडिल ईस्ट की दूसरी कंट्रीज़ जहाँ पर वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगी, तेल और गैस लेने में आसानी होगी। पाकिस्तानी डायस्पोरा वहाँ जाकर काम करेंगे, कंट्री में रेमिटेंसेस आएंगे। पाकिस्तान के अंदर जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, पाकिस्तान अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएगा उनके पैसे से। ये उसका रीज़न है, वो वहाँ पर जाकर उनकी टग ऑफ वॉर का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट को छोड़कर जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का रास्ता तभी साफ होगा जब अमेरिका मिडिल ईस्ट को छोड़कर जाए। तो यूनाइटेड स्टेट्स फिलहाल अपनी पॉलिसी में शिफ्ट ला रहा है, वो अपनी फ़ौज को यूरोप के कई देशों से निकाल रहा है या वहाँ से आधी कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स पूरा फोकस अपने खुद के कॉन्टिनेंट पर इस वक्त डाल रहा है। उसने मिडिल ईस्ट में भी इराक और सीरिया से ऑलमोस्ट अपनी पूरी फ़ौज निकाल ली है। अभी उसका मकसद मिडिल ईस्ट की बाकी सारी कंट्रीज़ में भी अपने फौजियों को कम करने का है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स मिडिल ईस्ट से जा रहा है और उसका फोकस सिर्फ उसके अपने कॉन्टिनेंट पर है, तो पाकिस्तान वाकई में ही इस जगह पर डोमिनेंट फोर्स बन जाएगा। पाकिस्तान के मिडिल ईस्ट में बढ़ते रोल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से देश थे जो अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर करवा सकते थे और टॉक्स को फैसिलिटेट कर सकते थे, लेकिन कहीं नहीं हुई, वो हुई पाकिस्तान में। ना चाइना ने किया, ना रशिया ने किया, ना यूरोप की किसी कंट्री ने किया, और ना ही इंडिया ने किया। ये सारे रीजन्स और कंट्रीज ज़्यादा पावरफुल हैं पाकिस्तान से, लेकिन इससे साफ पता लगता है कि मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान का एक अलग इन्फ्लुएंस है जो वेट रखता है। साथ में इस बात के लिए अमेरिका और ईरान दोनों राजी थे कि पाकिस्तान में बात हो जाए। इसका मतलब क्या है? ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको साल 2016 में ले चलना है। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने यह वादा किया था कि वो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आइसोलेट कर देंगे, अलग थलग। उरी के बाद नरेंद्र मोदी ने साफ लफ्जों में यह वादा किया था, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरनेशनल आइसोलेशन का मतलब क्या होता है। मतलब किसी देश को थर्ड कंट्री बना देना, दुनिया के बाकी देश उस देश के ऊपर ध्यान ना देते हो, उसके साथ रिलेशंस ना बनाते हो, उस कंट्री के साथ डिप्लोमेटिकली सही से एंगेज ना रहते हो। अच्छा, ये करने के लिए चाहिए क्या होता? सबसे पहले इंडिया को अपनी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ानी थी और पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस कम करनी थी, ताकि दुनिया के देश इंडिया को तवज्जो दें और पाकिस्तान को छोड़ते चले जाएं। हमारी गवर्नमेंट को अपनी तरफ से एफर्ट डाल के पाकिस्तान को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री बनाना था, एक फेल स्टेट बनाना था। वो करने के लिए क्या करना होता? सबसे पहले इकोनॉमिक ब्लॉकेड करना होता कि पाकिस्तान को दुनिया का कोई भी देश सपोर्ट ना करे, इनके साथ ट्रेड ना करे, क्योंकि ये टेररिज्म को सपोर्ट करने वाली कंट्री है। एक बार जब उसकी इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाता, उसका पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स कर जाता, उसके बाद इंडिया अपने इन्फ्लुएंस को पूरी दुनिया में बढ़ाता। यानी कि इंडिया डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटजिकली, इकोनॉमिकली, लॉजिस्टिकली हर लहजे से अपने आप को स्ट्रांग कर लेता। उसके बाद क्या होता? दुनिया ऑटोमेटिकली पाकिस्तान को तवज्जो नहीं देती, इंडिया को तवज्जो देती। मतलब पाकिस्तान फिर पूरी दुनिया की थर्ड वर्ल्ड कंट्री बनके इंटरनेशनली आइसोलेट हो जाता। ये नरेंद्र मोदी ने वादा किया है। लेकिन अभी हो क्या रहा है? नरेंद्र मोदी को वादा किए 10 साल हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल आइसोलेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। दुनिया में 5 सुपर पावर्स है और 5 की 5 या तो पाकिस्तान को लेकर न्यूट्रल हैं या उसको सपोर्ट कर रही है। चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, चाइना पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है। पाकिस्तान जो 65% वेपन्स यूज़ करता है वो चाइना के हैं, ऑल वेदर एलाय है, CPEC का प्रोजेक्ट चला रहा है। चाइना के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के बैलेंस के साथ। इस वक्त अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी पाकिस्तान को बैक कर रहा है। शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर दोनों डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए थे। डोनाल्ड ट्रंप हर जगह में पाकिस्तान की हामी भर रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का जो नैरेटिव है मई 2025 में जो पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई थी, उसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई को लेकर वही बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान का नैरेटिव है। उन्होंने कहा कि जंग अमेरिका के मीडिएशन से रुकी, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जंग को हमने रुकवाया। उन्होंने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के भी 1 महीने पहले तारीफ की है जंग को रोकने के लिए। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने कहा कि उसमें उन्होंने इंडिया के जेट्स गिराए थे।
डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि ब्रांड न्यू एंड ब्यूटीफुल जेट्स गिराए गए थे। इनमें से कोई भी नैरेटिव इंडिया का नहीं है। फिर अगर आप रशिया के साथ देखेंगे तो पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली एंगेज हो रहा है। यूरोप के साथ इतनी बड़ी ट्रेड डील हुई है, उसके बावजूद भी यूरोप की कोई भी कंट्री पाकिस्तान के खिलाफ ओपनली इंडिया का साथ नहीं देगी, जबकि अभी पहलगाम अटैक को बहुत दिन नहीं हुए। एक हमारा नैरेटिव है, उस नैरेटिव को दुनिया पकड़ने को तैयार नहीं है। और फिर जब मिडिल ईस्ट के सबसे कॉम्प्लिकेटेड मसले को सॉल्व करने की बात आई तो उसमें भी मीडिएशन पाकिस्तान को दिया गया, क्योंकि अमेरिका उससे राजी है, ईरान उससे राजी है। ईरान और सऊदी के बीच में उसने एक बैलेंस बना रखा है, सेम वैसा ही बैलेंस जैसे उसने अमेरिका और चाइना के बीच में बना रखा है। मतलब जब रिटेलिएशन किया ईरान ने तो सऊदी के ऊपर भी अटैक्स किए। इधर उसने सऊदी के साथ पैक्ट कर रखा है कि अगर आपके ऊपर अटैक होता है तो वो हमारे ऊपर अटैक माना जाएगा, लेकिन इसको लेकर उसने ईरान के ऊपर कोई रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स नहीं की हैं, बल्कि ईरान के साथ वो अच्छे से बात कर रहा है और दोनों कंट्रीज के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बना रहा है। इधर गल्फ की कंट्रीज भी ये सोच रही हैं कि फिलहाल पूरे रीजन को ड्रैग करना किसी ऑल आउट वॉर में ये गलत होगा, मतलब वो बैलेंसिंग कर ले रहा है। और इसी बीच पाकिस्तान को बहुत बड़ी इकोनॉमिक हेल्प मिली है, लोन्स क्लियर हो गए हैं, जबकि इंडिया ने बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, दुनिया भर के देशों से ये कहा है कि पाकिस्तान को जब फंड मिल जाता है तो वो उसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए करता है, इसीलिए पाकिस्तान को पैसे नहीं देने चाहिए। बावजूद इसके दुनिया भर की सारी ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज पाकिस्तान को बैक कर रही हैं। इसे और ठीक से समझने के लिए मैं आपको यूएई का एक एग्जांपल देता हूं कि यूएई के साथ रिलेशंस बिगड़ने के बाद पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा, लेकिन उस प्रेशर को भी उसने बहुत आसानी से काउंटर कर लिया, क्योंकि दूसरे देश उसकी मदद को खड़े हो गए। इसका मतलब इंटरनेशनल सपोर्ट है। अगर कोई एक कंट्री उसको डाउन करने की कोशिश कर रही है तो कुछ कंट्रीज अपने फायदे के लिए उसे उठाने की भी कोशिश कर रही है। ये उसकी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। यूएई ने जो $3.5 बिलियन का लोन कभी पाकिस्तान को दिया था, वो लोन उन्होंने वापस मांग लिया है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और यूएई के डिप्लोमेटिक टाइज ठीक नहीं चल रहे हैं। उसके रीजंस हैं, कभी आपको बताऊंगा। लेकिन जैसे ही इन्होंने पैसे वापस मांगे, पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता था। लेकिन कतर और सऊदी साथ में मिलकर पाकिस्तान के डिपॉजिट्स में $5 बिलियन डाल देते हैं, जिसके बाद वो अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। $3 बिलियन ऑलरेडी मौजूद हैं इन्हीं दोनों देशों की तरफ से, मतलब टोटल $8 बिलियन का उसके पास डिपॉजिट है। उसके बाद $1.1 बिलियन का IMF उनका लोन क्लियर कर देता है इसी बीच 9 तारीख को मई में। जहां आप एक तरफ ये बोलना चाह रहे हैं कि उसको इंटरनेशनली हम आइसोलेट कर देंगे, वहीं उसको इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा है, लीगली मिल रहा है, रिकॉग्निशन के साथ मिल रहा है। अच्छा, एक बात बहुत बड़ा फैक्ट है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत खस्ता है। वहां पर GDP डाउन है। अभी ये लोग रोककर $410 बिलियन की GDP पर पहुंचे। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है, पाकिस्तान में करप्शन है, इकोनॉमी की ओवरऑल हालत बैठी हुई है और उसको पिछले 8-10 सालों से कोई भी गवर्नमेंट उठा नहीं पा रही है। पहली बात, जो गवर्नमेंट्स आ रही हैं वो सारी किसी की पसंद की हुई गवर्नमेंट है, लोग उनको नहीं ला रहे, तो स्टेबिलिटी पाकिस्तान में है नहीं। लोगों का ओपिनियन कुछ और है, कुछ फोर्सेस का ओपिनियन कुछ और है, इसीलिए जो गैप बन रहा है उस गैप को फिल नहीं कर पा रहा इनका एडमिनिस्ट्रेशन। पाकिस्तान में इसकी वजह से रहती है इंस्टेबिलिटी, और इंस्टेबिलिटी की वजह से इन्वेस्टर्स आते नहीं है। इन्वेस्टर को चाहिए होती है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी से बनता है प्रॉफिट। एक टाइप की गवर्नमेंट या एक सेटअप की गवर्नमेंट। यहां पर प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ डेमोक्रेटिक फोर्सेस है और दूसरी तरफ कंट्री के असली मालिक द एस्टेब्लिशमेंट है, द मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान। इन लोगों का आपस में टसल चलता है, और जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस भी हैं उनके अंदर खुद डेमोक्रेसी नहीं है। इसके मायने ये है कि वो नेपोटिज्म पर चलते हैं। कुछ 4, 5, 6 फैमिलीज पाकिस्तान पर रूल कर रही हैं, वही पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल करती हैं, और वही चेहरे घुमा फिरा के उनके बच्चे, वही लोग फिर से आ जाएंगे। कंट्री का मोस्ट फेमस लीडर बिहाइंड द बार्स, और इस चीज को लेकर डेमोक्रेटिक फोर्सेस के अंदर कोई कंसर्न है ही नहीं। उनको डर ही नहीं लग रहा है कि आगे इनका भी नंबर आ सकता है। उन्हें लगता है कि अगर हम इसको सपोर्ट करने लगेंगे या डेमोक्रेटिक फोर्सेस को या रियल डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे तो रावलपिंडी में बैठे मास्टर नाराज हो जाएंगे। ये सारी चीजें फैक्ट है, पर अब आती है आपके मतलब की बात। ये सारी चीजें पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स है। मतलब ये पाकिस्तान जो अपना नुकसान करवा रहा है वो खुद करवा रहा है, वहां के लोग करवा रहे हैं, वहां की पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्सेस करवा रही हैं। इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है। ये जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठ गई, मोदी जी ने करवाया, तो नरेंद्र मोदी का इसमें कोई रोल नहीं है। हमने कोई एफर्ट पुट नहीं किया है। हमारी तरफ से कब होता है, जब हम किसी देश से बोलते कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड मत करो, वो ट्रेड बंद कर देता। ना ऐसा कोई करेगा हमारे कहने पर, ना हमारी गवर्नमेंट करवा पाएगी। और मैं आपको एक बात और बढ़कर बोलता हूं, रशिया ये तलाश रहा है कि कहीं पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाए और वो अपने फायदे के लिए वहां पर इन्वेस्टमेंट कर दे। वो इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है, वो सिर्फ वहां पे स्टेबिलिटी तलाश रहा है। इसके लिए भी हम उसको रोक नहीं पाएंगे कि आप इन्वेस्टमेंट मत करो, वो वहां पर जाकर इन्वेस्टमेंट कर देगा।
अब आप समझो कि हमारी गवर्नमेंट की वो स्टैंडिंग नहीं है जो आपने अपने दिमाग में बना रखी है कि ये जाकर पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत खस्ता है, हमारी उससे बेहतर है, हमारी अच्छी नहीं है। इंडिया पाकिस्तान से बहुत बेहतर कर रहा है इकोनॉमी में और धीरे धीरे करके इंडिया की ग्रोथ हो रही है। लेकिन इंडिया से भी बेहतर ग्रोथ जीडीपी में बांग्लादेश कर रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान से बांग्लादेश और इंडिया कोई बहुत बड़े तुर्रम खा बन गए हो या पाकिस्तान 20-30 साल पीछे रह गया हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम अपने डेटा से कुछ अमीरों को निकाल देंगे तो इंडिया अफ्रीका बन जाएगा। आपको इस फैक्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। इंडिया को आप चारों तरफ से देखेंगे, एनालाइज करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि कितना दम है गवर्नमेंट के दावों में, मीडिया के दावों में, और कितने सही से ये किसी दूसरे के साथ हमारा कंपैरिजन करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को उसकी फॉरेन पॉलिसी के लिए क्रिटिसाइज किया है कि पाकिस्तान की रीच बढ़ती हुई जा रही है इस इकोनॉमिक खस्ताहाली में भी। कांग्रेस पार्टी ने कहा है पाकिस्तान का ईरान और अमेरिका के बीच में ये जो मीडिएशन रोल है, ये नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा सेटबैक है। नरेंद्र मोदी अमेरिका को ये कन्विंस ही नहीं करा पाए कि आसिम मुनीर की इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस की वजह से पहलगाम का वाकया हुआ था। कांग्रेस पार्टी इस बात की मजम्मत करती है। नरेंद्र मोदी इस काबिल है ही नहीं कि वो अमेरिका को कन्विंस करा सके। इंडिया के पास पहलगाम के बाद वो सपोर्ट बिल्कुल नहीं है जो इंडिया के पास 2008 के मुंबई अटैक्स के बाद था, और ये एक फैक्ट है। बीजेपी ने बेशर्मी के साथ इसका जवाब भी दिया है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान का राग अलाप रही है और पाकिस्तान की लैंग्वेज बोल रही है। उनका पाक प्रेम उजागर हो गया है। ये इनका हमेशा का है। आप इनको क्रिटिसाइज करोगे इनकी नाकामियों के लिए तो ये फिर आपको सर्टिफिकेट्स देंगे। इनके सर्टिफिकेट्स की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। इनसे करवा क्या लो, डिप्लोमेसी इनसे होगी नहीं। इनसे एमएलए खरीदवा लो, सरकारें गिरवा लो, रातों रात सत्ता बदलवा दो, बेईमानी से इलेक्शन जितवा लो, ये सारे काम ये बहुत अच्छे से कर लेंगे। बाकी इन्हें कुछ नहीं आता। बस इतना था। वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।